वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट नंबर है 335। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इस पर हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा बताइए कौन सी है। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डी। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और भारत में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। केरल। 1 जून को केरल तट पर होता है भूकंप, मानसून का प्रस्फुटन। तो देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ जो है भारत के वेस्टर्न घाट वाले राज्य केरल से शुरू होता है। वेस्टर्न घाट भारत के गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है निम्नलिखित में से? सबसे ज़्यादा दिन का तापांतर किस में मिलेगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान दिन में अधिक तथा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, ऐसा क्यों है? डी से स्टार्ट करते हैं। अमृतसर में प्रदूषण है इसलिए, शिमला में बर्फबारी है इसलिए, उनकी समुद्र से दूरी, या फिर उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। ऊंचाई में विभिन्नता, तुंगता यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता का होना है। अमृतसर समुद्र तट से 768 फीट ऊपर है, जबकि शिमला समुद्र तल से देखा जाए तो लगभग 7866 फीट है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जो है गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून यानी ये तो लौटता हुआ मानसून हो गया, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है ना पूरे भारत में। अब ये नॉर्थ ईस्ट में अगर ये वापस आएगा तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु। तो देखिए भारत में सितंबर महीने से मानसून का जो है प्रत्यावर्तन शुरू होता है और ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में मुख्यतः चेन्नई में वर्षा करता है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, डी होना चाहिए यहाँ पर, सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए एक तो वर्षा हो गई यहाँ पर, अभी नॉर्थ ईस्ट वाला आ रहा था लौटता हुआ तमिलनाडु में, ठीक है। एक यहाँ की बात कर रहा है यहाँ, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः होती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं, और उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की खेती के लिए जो है वो अत्यधिक लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है? ठीक है, नमी रोक कर रखेगी तो सिंचाई की तो आवश्यकता कम होगी। कौन सी मिट्टी है ये? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी?
ये है कपास की खेती के लिए उपयुक्त कहलाई जाने वाली काली मिट्टी, यानी रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और जब ये सूखती है तो जो है इसमें दरार युक्त हो जाती है, ठीक है, अंकुरित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। लावा मिट्टियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? लावा मिट्टियाँ पाई जाएंगी मालवा पठार में। तो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल, काली, बलुई, कछारी। भारत में पाई जाती है सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को इनमें से क्या कहेंगे? कछारी मिट्टी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको एलुवियल ही लिखा होगा। तो अंग्रेजी रूपांतरण देखना भी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में और जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है भारत में, और यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम है? सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी है बताइए? बलुई मिट्टी की। और सबसे अधिक पूछी जाए तो किसकी है? चिकनी मिट्टी की। तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रबे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होगी? यानी चिकनी मिट्टी, सबसे कम बलुई मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कपास उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूलित है? तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़। बताइए। देखिए, कपास उत्पादन के लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सही है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, सही है। मिट्टी जलोढ़ थोड़ी होगी, मिट्टी तो काली होगी ना। तो कर दो एलिमिनेट तीसरे वाले को, पहला दूसरा सही हो जाएगा केवल। तो देखिए, कपास जो है एक नकदी फसल है, और इसका कुल देखा जाए तो मालवेसी कुल की है ये। कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक कारक जो है तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी काली होनी चाहिए, जलोढ़ नहीं। और भारत में कपास मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में बोई जाती है। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र है ना, पश्चिमी निमाड़, वहाँ पर भी कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है। चाय की खेती के संदर्भ में कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूलित होती हैं? चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम है। दूसरा है 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। और तीसरा है चाय बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकासी होनी चाहिए या जल रुका हुआ होना चाहिए? देखिए, इसको वर्षा की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, पत्तों को तर करके चला जाए। 10 से 35 डिग्री का तापमान, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। चाय की खेती के लिए आर्द्र गर्म जलवायु, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है चीन में, और चीन के बाद भारत है दूसरे स्थान पर, सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसका सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला है श्रीलंका। तो 3 चीज़ें याद रखना, सबसे बड़ा उत्पादन चीन, दूसरे पर भारत, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? श्रीलंका। भारत में दार्जिलिंग, असम, पालमपुर, मुन्नार और नीलगिरी जो है चाय की खेती के लिए प्रचलित हैं, और कोलुकमाले भी। अब देखिए, चाय की खेती के लिए आर्द्र और गर्म जलवायु सबसे उत्तम होती है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है, और चाय के बागानों में जल निकास वाली अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी खेती के लिए 4.5 से 5.0 pH वाली हल्की अम्लीय मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और बागानों में चाय के पौधों को लगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मंथ है, माह है, वो है अक्टूबर नवंबर का। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था हमले पर, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर।
तो ये 12 प्रश्न ऐड किए गए थे ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। मिट्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। धन्यवाद।